नमस्कार साथियों। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा दूसरा लेक्चर है और कोशिश ये की जा रही है जो पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो एक तो सरल भाषा में हो जाए और दूसरा, अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम की तरफ जाना चाहता है तो उसे आगे चलकर आसान आसान परिस्थितियां प्राप्त हों, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम है, एसएससी के किसी भी स्तर का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस है, आरपीएससी है या यूपीएससी का एग्जाम है, हर किसी एग्जाम में एक अलग वेटेज है। यहां तक कि यूपीएससी एग्जाम में तो 1000 नंबर का वेटेज है। मतलब अगर लंबसम देखा जाए तो 50% मार्क्स जो है वो आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इसके आसपास से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को शुरू किया था। उसमें इसके एलिमेंट्स बताए थे और मेन एलिमेंट में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद पार्लियामेंट के पोर्शन बताए थे जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमने एक्सप्लेन किए थे कि लेजिस्लेचर क्या होती है और एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। तो एक बार फिर संक्षिप्त में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो पूरी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन टोटल मेंबर्स को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, चाहे वो विपक्ष में है या पक्ष में है। मतलब या तो सत्ता में है या विपक्ष में बैठे हुए। जैसे अगर सिंपल वे में समझे या जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कांग्रेस का दल है और बीजेपी का दल है, दूसरे समाजवादी दल है। मान लो कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ठीक है, ये एसपी है, तो इन सबको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टी है जिसने एक बड़ी संख्या में जो एक नंबर्स होते हैं, आधे से अधिक नंबर्स लेके आइए, जो सदस्य जीत के आए उसके, वो जो पार्टी है जो सत्ता में है, गवर्नमेंट है, वो कहलाती है एग्जीक्यूटिव। अर्थात कहने का मेरा मीनिंग यह है कि पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जो भी दल सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा या सबसे बड़े नंबर्स लेके आएगा वो एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। ठीक है। अब कई बार ये बातें कही जाती हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट हैं या जितने भी हमारे पावरफुल मैन हैं, जो स्टेट मैन हैं, जिनको स्टेट मैन कहते हैं, कि इनके ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है, ये सुप्रीम है, ये देश के प्रधानमंत्री है, राजा नहीं। हमने वर्चुअल या एक आर्टिफिशियल किंग तो बनाया हुआ है, लेकिन हमने एक सीसीटीवी लगाया हुआ है, जुडिशियरी सिस्टम। ये जुडिशियरी सिस्टम क्या है? ये हर समय लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को ये वॉच करती रहती है कि आप सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बुक बनाई हुई है, रूल ऑफ बुक, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये इनके कामों की समीक्षा करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो लेजिस्लेचर काम कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी काम कर रहे हो, या जो नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है वो जो वर्क कर रही है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये बार बार वॉच करते रहते हैं। एक और संस्था है, मैं यहां एक जिक्र करना चाहूंगा। एक संस्था का नाम सुना होगा आपने, कैग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसने एक बार ये कह दिया था कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं या जो कोयला आवंटन हुआ है या स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ है, इसने ये प्रकाशित कर दिया, चुनाव आने वाले थे और इसने हल्का सा ये इशारा कर दिया कि कॉमनवेल्थ और कोयला जो कोयला आवंटन है और स्पेक्ट्रम आवंटन है, कि इसमें घोटाला हुआ है, शायद घोटाला हुआ है। क्योंकि बाद में जब नेता पकड़े गए, उन पे केसेस चले,
तो बाद में इन्हीं के जो कैग के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था घोटाला हुआ है, हमने कहा कि शायद घोटाला हुआ है। तो कहने का मेरा मीनिंग है, कैग हो या जुडिशियरी सिस्टम हो, ये सब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं कि देश में पॉलिटिकल सिस्टम बना रहे। वो एक जो हमने व्यवस्था बनाई है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती रहें, ठीक है। तो इसी को कल हम रेफरेंस से कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पोर्शन हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर जब हम पढ़ाई कर रहे थे कल, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, वो हमने पढ़ ली थी। उसमें कुछ शब्द पढ़े थे। उन शब्दों में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक शब्द था गणतंत्र। क्या था? गणतंत्र, जिसे आप रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक। और दूसरा शब्द पढ़ा था हमने डेमोक्रेसी। क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी। कई बार लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है, या लोकतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर है। तो कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था, हालांकि फिर से एक छोटा सा परिचय दे देते हैं इस शब्द का। ये शब्द लिखे गए हैं। इसका मीनिंग होता है हेड ऑफ स्टेट का चुनाव करना बाय पीपल। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। इसका मीनिंग होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव करना बाय पीपल। ध्यान रखना, दोनों ही चीजें हैं, दोनों शब्द एक लगते हैं, लेकिन हमें कई बार परिभाषाओं का पता नहीं रहता। सिंपल वे में, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए गणतंत्र क्यों कहा जाता है, या 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र क्यों बना था, या आप देखेंगे कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति के सामने क्यों हम परेड करते हैं, ठीक है। तो वो राजा हैं, राजा लेकिन लोगों के द्वारा चुने गए राजा हैं, ठीक है। इसके बाद एक और शब्द है इसमें जानने योग्य, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, संप्रभु, सॉवरेनिटी। इसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी का मीनिंग होता है डिसीजन मेकिंग। मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आप देखेंगे ये जो मैप है, आप ये नेपाल है और यहां यूपी है। क्या है? यूपी लगा हुआ है। तो नेपाल के साथ जो भी समझौता करना होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी, ठीक है। वो कौन करेगी? भारत सरकार। यहां इंडियन गवर्नमेंट समझौता करेगी, क्योंकि लोगों ने संप्रभु भारत को बनाया है, उत्तर प्रदेश को नहीं। उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में उसे स्टेट बोलते हैं। इस पे किसी दिन और चर्चा करेंगे कि भारत स्टेट है या नेशन है, ठीक है, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश प्रोविंस है, उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन मेकर्स नहीं है। तो डिसीजन मेकर कौन है? इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है। इसी शब्द को एक और उदाहरण से समझते हैं कि एस जयशंकर, एक नाम सुना होगा आपने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, पहले ये भारत के विदेश सचिव भी रहे थे, तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो डायरेक्टली इन्होंने, जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने इनको, इनकी क्षमता देखकर इनको रिक्रूट कर लिया अपनी मतलब कैबिनेट में, ठीक है। तो एस जयशंकर का एक बयान आया था, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर चल रही थी, तो इंडिया ने रशिया से पेट्रोलियम या व्यापार की गतिविधियों को जारी रखा। तो अमेरिका के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने भारत को टोकने की कोशिश की कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और जब पूरी दुनिया इसको रशिया को बायोकट कर रही, तो मतलब आप भी कीजिए। तो यहां पर एस जयशंकर ने बढ़िया उदाहरण दिया कि वी आर सॉवरेन कंट्री, हम संप्रभु देश हैं, हमारा अपना डिसीजन मेकिंग है। इसी चीज को रेफरेंस किया था इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस समय। उन्होंने कहा ये होती हैं सॉवरेन कंट्रियां, जो
अपना डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉवरन समझ में आ गया आपको। मुझे लगता है कि संप्रभु के संदर्भ में इससे ज्यादा सिंपल साधारण तरीके से समझना और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर इसकी थ्योरी समझने बैठोगे तो 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्द। इसके बाद प्रेम्बल में न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, और इसके बाद था बंधुत्व, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ये 4 शब्द भी उल्लेखित किए गए हैं, क्योंकि इस शब्द को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। या तो वो चारों शब्द देगा ये, और इनमें से कोई सा शब्द हटा देगा और कहेगा कौन सा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में नहीं है। या फिर वो कहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कौन कौन से हैं? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो दूसरी कड़ी है वो है अनुसूची। वो क्या है? अनुसूचियां। अनुसूचियों पे आ जाते हैं। अनुसूची का मीनिंग एक और मैं शब्द से आपको रूबरू करा दूं। एक शब्द और पढ़ते हैं हम, एक शब्द ये पढ़ लेते हैं एससी। कई बार लोग इसे जातिगत आधारों पर मतलब जोड़ देते हैं कि हम एससी जाति से हैं या आप एससी जाति से हैं। ये रेफरेंस चलता है हमारी सोसाइटी में। बट इस एससी शब्द को आजकल एक अलग अलग नजरिए से मतलब नजरिए से हम मतलब देखने लगे हैं। उसका बड़ा कारण है, मुझे एक बात याद आ रही है दिव्य कीर्ति सर की, तो वो ये कहते थे जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द रखा था, तो ये किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने ये जो शब्द है ये कोई जाति नहीं है। ये शब्द को कई बार लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। एस फॉर शेड्यूल, एस फॉर शेड्यूल, सी फॉर कास्ट, मतलब ऐसी जातियां जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में शेड्यूल किया गया है। अब एससी का मीनिंग एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति से हम जोड़ लेते हैं और उसे एक गाली नुमा स्थिति में ले आते हैं। मैंने क्लास में कई बार ये पढ़ाने की प्रयास किया है कि आप इस शब्द को समझिए, ये कोई जाति नहीं है। और इसी से संबंधित जो शेड्यूल कास्ट मैंने बताया है, ऐसे ही एक और शब्द है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, उन ट्राइब्स को मतलब जोड़ा गया है जिनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। वही शेड्यूल कास्ट के विषय में भी वही है कि जो जातियां लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई रही हैं, उनको विशेष स्थान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसे अन्यथा की स्थिति में ना लें, सिर्फ मेरा एक कहना था, क्योंकि कई बार हमें यह पता ही नहीं चलता कि एससी मीनिंग क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसे ही कुछ विषयों को अनुसूचित किया गया है। इसी संदर्भ को समझाते हुए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं वो भी ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत जल्दी बदलाव नहीं कर सकते हैं आप। समझ आई बात? तो ऐसे ही तो इनको आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पहली जो अनुसूची है हमारी, उसके विषय में जान लेते हैं।
तो आप कहेंगे पहली अनुसूची क्या होनी चाहिए, या आप बताइए पहली अनुसूची क्या होनी चाहिए। पहले हम ये निर्धारण कर सकें कि जो संघ व्यवस्था बनाई है, जो भारत बना है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम स्टेट कहते हैं, जिन्हें हम यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, उनका जिक्र आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ 12 अनुसूचियां हैं, ज्यादा नहीं है, और इनमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, स्टेट एंड यूटीज के नाम बताए गए हैं, ठीक है, उनका निर्धारण किया गया है, ठीक है। हालांकि आप ऐसे मान सकते हैं कि पहली अनुसूची ये निर्धारित करती है कि भारत क्या है, या भारत के जो कंपोनेंट्स हैं, जिनसे मिलकर भारत बना है, वो कौन है और उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि राज्यों के क्षेत्राधिकार क्या हैं, ठीक है। इसके साथ दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची बेसिकली आप ज्यादा इस प्रेशर में ना रहें कि कैसे याद रखेंगे इतने नामों को, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये अनुसूची भत्ते और विशेषाधिकारों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, भत्ते और विशेषाधिकारों से जुड़ी हुई है, ठीक है, भत्ते और विशेषाधिकारों से जुड़ी हुई है। और इसमें भत्ते किसके होंगे, अब ध्यान रखिए, किसके लिए किसके भत्ते होंगे। भाई आप बात कर रहे हैं पहली अनुसूची में आपने राज्य की, मतलब जो भारत है उसके कंपोनेंट या राज्यों की बात कर दी। अब दूसरी अनुसूची किसके लिए है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष, कैग, अभी जो बता रहे थे कैग, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, और जो लेजिस्लेचर असेंबली है या स्टेट की जो मतलब हमारी लेजिस्लेचर वो है असेंबली है या विधानसभाएं हैं, उनके विषय में बात की गई है, ठीक है, उनके विशेषाधिकार और भत्ते। तीसरी अनुसूची है शपथ पत्र से संबंधित है, आपको ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इन तीन अनुसूचियों में यदि आप क्लियर हैं तो 4 और 5 अनुसूची को याद रख सकते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो 2, 3, 4 याद रखना, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची मतलब सूची और चौथी अनुसूची के बीच से ही क्वेश्चन पूछता है कौन सी अनुसूची में क्या है, बस। और तो आपको ध्यान रखना है दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ पत्र और विशेषाधिकार हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, आपका क्या है, दूसरी अनुसूची में है भत्ते और विशेषाधिकार, और तीसरी अनुसूची में है शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची है। अब याद रखना चौथी अनुसूची को, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। क्या दिया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है, ठीक है, सिंपल से याद रखना है। उसको आप फिर शेड्यूल से याद रखेंगे, किससे किससे याद रखेंगे, शेड्यूल से, या फिर ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित हैं। अब जनजातियों का क्षेत्र कहां मिलेगा आपको, आप देखेंगे, मैं आपको एक
हालांकि जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में हैं भारत में, लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के विषय में विशेष बात की गई है। जो अनुसूची 6 है उसमें नॉर्थ ईस्ट के विषय में बात की गई है, और जो अनुसूची 5 है उसमें जितने भी शेड्यूल्ड हमारे वन हैं, शेड्यूल्ड हमारी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड एरिया हैं हमारे, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात की गई है। और ये आपको बच्चों, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में, भारत के ईस्ट एशिया में, जो ईस्ट पार्ट है हमारा वहां पर, ठीक है। मिडिल में भी आपको एसटी हमारे जो शेड्यूल एरिया हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो विशेष प्रावधान हमने किए हैं ये यहां पर नजर आएंगे आपको। क्यों, वो अभी समझेंगे, देखेंगे। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को लेकर निर्धारित की गई है, ठीक है। मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया बना दिए गए हैं, ये शेड्यूल्ड एरिया ऐसे हैं कि यहां पर जनरली आप बहुत जल्दी से विचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनजातियां रहती हैं, उनका अपना कल्चर है, उनकी डिस्टरबेंस ना हो, उनका अपना प्रशासन डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए ये मतलब क्लॉज डाली गई है। दूसरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अब याद रखना है 4 स्टेट की बात की गई है उसमें, केवल किसकी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है ये अनुसूची। तो ये कहां पर है देखेंगे अभी। तो आप देखेंगे असम ये रहा हमारा, मेघालय इसके नीचे है, और आपका त्रिपुरा यहां है, मेघालय ये रहा, असम और मिजोरम यहां है। अब ध्यान रखनी है आपको एक बात विशेषकर कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विषय में बात नहीं हुई है। किसके विषय में बात नहीं हुई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के विषय में बात नहीं हुई है, ठीक है। 4 स्टेटों के बारे में बात हुई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन्हीं 7 स्टेटों को मिलाकर, इन टोटल 7 स्टेटों को मिलाकर इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है। नागालैंड और मणिपुर पे तो ऐसा भी माना जाता है, कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है, उनके अपने कल्चर है, उनकी अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था है, वो खुद ही संचालित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शेड्यूल्स हैं जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची को ऐसे याद रखेंगे कि ये जनजाति से संबंधित है, और दूसरी अनुसूची, तीसरी सूची और चौथी अनुसूची को ये ध्यान रखेंगे कि दूसरी अनुसूची संबंधित है किससे, भत्ते और विशेषाधिकारों से। किससे, भत्ते और विशेषाधिकारों से। तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से ध्यान रखेंगे बेटा। और चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, ठीक है। साधारण सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अगर आपने कॉपी में ये बारें बना ली तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और 5वीं और 6ठी अनुसूची को ऐसे ध्यान रखेंगे कि पहली अनुसूची में तो अनुसूचित एरिया और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित बात की गई है, ठीक है। दूसरी जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि 7 सिस्टर में से 4 के विषय में बात की गई है केवल, और मेघालय और असम एक साथ लगे हुए हैं और त्रिपुरा और मिजोरम एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, ध्यान भी रखना है इनको कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे लाइन बन जाती है उसमें। और ऐसे जो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के विषय में बात नहीं की गई है। आपने देखा भी होगा मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हिंसा हो रही है, वो वहां की 2 जनजातियों में आपस में हिंसा हो रही है। अब आप देखिए
कि जनजातियों में जिस तरीके की हिंसा बढ़ रही है वो इंटरनेशनली न्यूज बन जा रही है हमारे देश में, और कितनी बर्बरता पर पहुंच जा रहे हैं लोग कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी के कंट्रोल के बावजूद भी यहां पर हिंसा रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये दुर्गम मतलब क्षेत्र है, यहां पर पहाड़ियां दर्रे इतने मुश्किल हैं कि सामान्य व्यक्ति यहां पर सरवाइव नहीं कर सकता। इवन यहां तक कि हमारी जो फोर्स है वो भी सरवाइव नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पिछले कई दशकों से आपने सुना होगा यहां पर कुछ उग्रवादी संगठन बने हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, एक विशेष क्षेत्र की मांग करते हैं, कई बार बोडोलैंड, ग्रेटर बोडोलैंड, ठीक है। दूसरा, नागालैंड के विषय में अगर आप देखेंगे, मैं भी भारतीय हूं या मैं भी इंडियन हूं ऐसे करके एक चैनल है जो राज्यसभा की तरफ से संचालित होता है, तो उसमें देखेंगे यहां का जो जनजातीय जीवन है वो बिल्कुल डिफरेंट है एकदम। और यहां पर पंचायती व्यवस्था के कुछ रूल्स कुछ पहाड़ियों पर लागू ही नहीं होते हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, अपनी उनकी परंपरा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ प्रदेश है जो कि सेंसिटिव एरिया है। आपने सुना होगा 1962 की जो वॉर हुई थी, सबसे पहले प्रभाव जो चीनी सेना के द्वारा आक्रमण किया गया था वो यही किया गया था, और वो ये बार बार कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश इज द साउथ तिब्बत, वो ये दक्षिण तिब्बत मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी होगी इसकी, इस कहानी से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट, जो 7वीं अनुसूची है उसमें तीन अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनमें जो विषय हैं वो समय परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन यहां छोटी सी चीज जानने वाली यह है कि आप कहोगे सर जब ये अनुसूचियां बनाई गई हैं तो ऐसे क्यों बांटा गया है। ये बेटा विषयों का बंटवारा है, और मैं किसी दिन इस बात को भी और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि भारत को संघ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब बच्चे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है। उन्हें ये कई बार क्लियर नहीं होता है कि राज्य किसे कह रहे हैं और संघ किसे कह रहे हैं, ठीक है। तो संघ बनाने के लिए कई बार घर में भी आप देखेंगे, जब आप किसी घर में रहते हैं, किसी ना किसी घर में तो रहते होंगे, तो आप देखते हैं कि हर काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होता है, कुछ काम बटे होते हैं, कौन क्या मतलब काम करेगा। तो ऐसे ही भारत में भी कुछ काम भारत सरकार को दिए गए हैं, कुछ कार्य राज्य सरकारों को दिए गए हैं, और कुछ कार्य संवर्ती सूची मतलब दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। और इसमें एक शब्द और ध्यान रखेंगे, अवशिष्ट एक शब्द आता है, कौन सा है, अवशिष्ट। अवशिष्ट माने अलग होना, या जिनका जिन्हें कोई ना यूज करे, जो किसी के क्षेत्राधिकार में ना आए, उन्हें संघ सरकार के विषय पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 3 हमारी अनुसूचियां हैं सप्त अनुसूची में, मतलब अनुसूची इसको ऐसे मान सकते हैं आप, कार्यों का विभाजन कि संघ कार्य क्या करेगा, राज्य कौन से कार्य करेगा, और दोनों मिलकर कौन से काम करेंगे, ठीक है। और एक नाम आता है, आप ध्यान रखेंगे, एजुकेशन। एजुकेशन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं 8वीं अनुसूची में। कौन सी में, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें 22 भाषाएं हैं, ये भी जनरली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो ये पूछा जा रहा है बार बार कौन कौन सी भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं, मोटा मोटी याद कर लेंगे कौन कौन सी भाषाएं, ठीक है। 22 भाषाएं हैं। उसके बाद 9वीं अनुसूची, अब इसको ध्यान रखेंगे
कई बार आपने आरक्षण के दौरान ऐसी जब आरक्षण की मांग उठती है राजस्थान में, हरियाणा में, या किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी ये बात आई थी कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और उस कानून को नौवीं अनुसूची में डाल दो। नौवीं अनुसूची में डालने का मीनिंग है कि उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट से बचा जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू से बचा जा सकता है, कोर्ट के चैलेंज से बचा जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे राजस्थान में या हरियाणा में जो आरक्षण, या यूपी में या केंद्र स्तर पर जो आरक्षण दिया गया था वो विशेष जातियों को, अलग अलग जाट हो, गुर्जर हो, किसी को, ठीक है, तो आप देखेंगे वो आरक्षण वो कानून तो बना दिया था लेकिन उस कानून को शेड्यूल नहीं किया गया था और वो चैलेंज हो गया तो उन्होंने वो हटा दिया, ठीक है। तो इसलिए कई बार जो नौवीं अनुसूची है, आप ध्यान रखेंगे, ये भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म करने के संदर्भ में जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। हालांकि अगर समझने वाली बात है तो एक ही भाषा में ऐसे समझेंगे कि नौवीं अनुसूची का उपयोग केंद्र व राज्य सरकार जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट के चैलेंज से बचने के लिए करती हैं। जैसे कोई भी कानून बनाया और उसको नौवीं अनुसूची में डाल दिया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू या कोर्ट का चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, जो यहां भूमि सुधार है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आप क्या लिख देंगे? नौवीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, ये बनाया गया था, 52वां संविधान संशोधन था 1985, ठीक है। इसके संदर्भ में एक बात कही जाती है कि जब राजीव गांधी की सरकार 400 प्लस सीटें जीतकर आई तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी संख्या में लोग हमारी पार्टी को छोड़कर चले जाएं। तो उन्होंने दल बदल कानून बना दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति या एक ऐसी संख्या से कम, जैसे मान लो 10 में से अगर 7 व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं तो वो वैलिड रीजन है, ठीक है। यदि इससे कम संख्या में 2, 3, 4 करके अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं लोग तो वो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दल बदल कानून का ये उद्देश्य है। और ये बात याद रखेंगे सिर्फ यहां पर कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। अब 73वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। 1992 में ये नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें ये प्रावधान पास किया गया था। हालांकि बहुत कमेटियां, बहुत रिव्यू, बहुत कमेटियों के रिपोर्ट्स के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसका बड़ा रीजन ये भी मानते हैं कि नरसिम्हा राव पुराने कांग्रेसी थे और उस समय में कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी ये चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था जल्दी से जल्दी लागू हो सके। तो सभी उस समय के सभी नेताओं के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पास कर ये राजीव गांधी जी को एक श्रद्धांजलि दी गई थी उस समय की पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो तो गांव से संबंधित है और इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, विषय शामिल किए गए हैं। वहीं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से है, ये नगर पंचायत से संबंधित है। अब इस पर आगे जब भी वीडियो बनेगी तो आपको गांव और नगर के विषय में बताया जाएगा। अभी हाल के संदर्भ में यही ठीक है
कि 12वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट हैं वो नगर पंचायत से संबंधित हैं या 74वें संविधान संशोधन से संबंधित हैं, और इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो ये हमारा अनुसूची का पार्ट था। इसके बाद हम भारतीय संविधान के मूल जो भाग है उसकी तरफ चलेंगे। उसका एक छोटा सा हिस्सा अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसे बारी बारी से आगे बताया जाएगा। दरअसल में ये मूल भाग है संविधान का। अब कांस्टेबल लेवल पर या एसआई के लेवल पर या सीजीएल के लेवल पर जरूरी नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा डीप में पॉलिटी पूछी जाए। वो या तो आर्टिकल पूछेंगे या जो प्रेम्बल है उसके कुछ शब्द पूछ सकते हैं, या जो अभी हमने अनुसूचियां पढ़ी हैं उनमें से अनुसूचियां मेल करा सकते हैं आपसे। दूसरा, लेकिन कई बार हमसे ये बातें कही गई कि सर इतने सारे आर्टिकल्स को याद कैसे करें। 395 आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, और जो याद कर रहे हो आप वो गड़बड़ स्थिति में है। या तो आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा है या फिर आप जबरदस्ती आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, 10-20 आर्टिकल आप याद रखिए। उससे पहले लेकिन मैं ये कहूंगा, नितांत आवश्यक ये है कि आपको ये जो 22 भाग हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 भाग हैं, ये आपको पता होने चाहिए बेटा कि किस भाग में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं बात करूं भाग 1। अब एक बात यहां सुन लें सब लोग, मैंने कल भी कहा था ये बात कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मॉडर्न रिलीजियस बुक है। ध्यान रखना, जिसमें किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं किया गया है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरा, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे आप कुरान और गीता पढ़ते हैं। ये भी बात याद रखनी है हमें, क्योंकि जब आप गीता कुरान पढ़ते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए किस भाग में, कौन से अध्याय में, किस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां भी जैसे कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में भी वही बात है कि अध्याय क्या है, भाग क्या है, अध्याय क्या है और आयत कौन सी है। तो यहां भी बात वही है कि भाग कौन सा है, अध्याय क्या है और आर्टिकल्स कौन सा है। आर्टिकल्स, आयत, श्लोक, जो भी ये चीजें हैं ये सब नंबर्स ऑफ रूल हैं, नियमों के नंबर हैं, कुछ नहीं है और एक्स्ट्रा। क्योंकि कई बार हम डर जाते हैं, धारा, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, ये शब्द और कुछ नहीं है, ये रूल्स नंबर हैं कि फला नंबर पे ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब देखेंगे जो भाग 1 है उसमें संघ और उसके क्षेत्रों के विषय में बात की गई है, और ये आर्टिकल है 1 से 4 तक। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा यदि आप पॉलिटी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपने अंदर बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ाएंगे कि जो आर्टिकल्स आपको मदद करेंगे। ठीक है, दूसरा है भाग 2, नागरिकता। ये कई बार पूछ लिया गया है कि नागरिकता किस भाग में है और इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, 5 से 11। ठीक है, भाग 3, मौलिक अधिकार, 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकार ऐसे नेचुरल राइट्स भी आप समझ सकते हैं कि जीवन जीने के अधिकार के लिए जो चीजें हमें जरूरी हैं वो यहां से मिलती हैं। ठीक है, दूसरी बात, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। अब आप ध्यान रखेंगे, इस पे हम जब और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यही बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, नोट कर लें दोबारा से कि फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है इनमें। ठीक है,
भाग 4 के मूल कर्तव्य, या हम कहें इसको फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये बात कही गई जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1969 में, तो ये बात कही जा रही थी कि इंदिरा गांधी उस समय समाजवादियों के प्रभाव में थी, और उस समय जो सरकार थी वो भी समाजवादियों की, मतलब जो सरकार बनी थी उनमें सहयोग समाजवादियों का था, मतलब मार्क्सिज्म का था। जो जैसे सीपीआई आपने मतलब नाम सुना होगा, सीपीआईएम, ये सब। तो हमारा झुकाव रूस की तरफ ज्यादा था उस समय। तो ये बात कही जा रही थी बार बार कि भी राज्य तो लोगों के लिए काम कर रहा है, तो लोग भी तो राज्य के लिए काम करें। तो इसीलिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए, जिन्हें रखा गया है कहां पर, 51A, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद संघ, यहां से यहां तक लोगों के विषय में बात हुई है, यहां से सरकार के विषय में बात शुरू हो जाएगी कि संघ के नियम कहां तक होंगे। संघ मीनिंग सेंट्रल, ध्यान रखना, पार्लियामेंट के विषय में बात हो रही है। किसके विषय में, पार्लियामेंट। तो कहां से कहां तक आर्टिकल है, 52/151। हालांकि इसमें कुछ जोड़ घटाव करने के बाद ऐसा होता है कि जो आर्टिकल यहां संघ के लिए आ रहे हैं उसमें 90 या 91 जोड़ने के बाद वो कहां जाते हैं, राज्य में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने समझाया था, बहुत फेमस गुरुजी हैं हमारे, ठीक है, दिव्य कीर्ति सर। इसके बाद राज्य, तो राज्य के विषय में भी ये बातें कही गई कि ये जो आर्टिकल्स हैं इसके 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। आज की क्लास में भाग 6 तक एक्सप्लेनेशन रोक देते हैं, बाकी भाग को नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आर्टिकल्स के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद हमारा पॉलिटी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आएंगे, जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो मैं सभी से ये अंत में आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से 22 भाग तक एक्सप्लेन करेंगे, प्लस जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको नोट कराएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहीं पर हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। तो इसको सबसे ज्यादा जो लास्ट में एक बात कही जाती है सभी के द्वारा कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास हो रहा है कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे अंदर की एजुकेशन एनर्जी है उसको आप तक पहुंचाएं। तो मैं सभी स्टूडेंट से, साथियों से, जो बड़े हैं छोटे हैं, सभी आदरणीयों को ये कहना चाहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा चैनल है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वो O2N सरकारी नौकरी मतलब प्लेटफॉर्म है। इसके साथ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपना भी व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का ये लिंक दिया है, स्टडी विद अनुज भड़ाना। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी जो एजुकेशन एनर्जी है इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसको साथ नहीं लेके जाना कहीं भी, ठीक है। यही आप ही लोगों में शेयर करना है। और ज्यादातर जो बच्चे गांव या दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, या जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं, लगन भी है, और वो कांस्टेबल या एसआई या सीजीएल या सीएससी एग्जाम बार बार बोल रहा हूं, आईएएस पीसीएस के एग्जाम के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, मैटर चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।